हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन और सबसे टफ भी है, जिसको समझने में दिक्कत होता है। पेज नंबर 199 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सेलेक्टेबल मार्कर, इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे समझें। तो आइए शुरू करते हैं। जब एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ क्लियरली हम लोग को देखने को मिलेगा कि द फॉलोइंग आर द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। कुछ फीचर चाहिए तो उसके विषय में डिस्कस एनसीईआरटी करता है। सबसे पहला है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या है? द फर्स्ट वन इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज ओआरआई। देखिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के विषय में हम लोग वो जगह, मतलब ये वो जोन है, ये वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये तो हम लोग को मालूम है। और ये तो हुआ इसका बेसिक डेफिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर ओआरआई क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है किसी भी चीज के पास, ताकि वो अपने आप को, मतलब इसका यूज वो कैसे कर सके। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ओआरआई नहीं होगा तो इंडक्शन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। मतलब ओआरआई हेल्प टू इंड्यूस रेप्लिकेशन, नंबर वन। दूसरा, कंट्रोल द कॉपी नंबर। क्या करता है? कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। जो भी डीएनए लिंक्ड है उसके कॉपी नंबर को भी कंट्रोल कौन करता है? ओआरआई। ये लाइन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ चुके होंगे। दूसरा आता है सेलेक्टेबल मार्कर। ओआरआई के अलावा जो किसी वेक्टर के पास होना चाहिए वो है सेलेक्टेबल मार्कर। भाई, ये सेलेक्टेबल मार्कर है क्या? सेलेक्टेबल मार्कर वो चीज है जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो कराता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को वहां से डिमार्केट करता है। तो इसको बेसिक तरह से हम लोग ऐसे याद रखें कि ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करता है। जैसे मान लीजिए इकोलाई है, तो इकोलाई कुछ सेलेक्टेबल मार्कर जो इकोलाई के लिए है या फिर इसके लिए यूजफुल है, वो कौन कौन है? तो वो है एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल। एम्पिसिलिन है, क्लोरमफेनिकॉल है, टेट्रासाइक्लिन है और कैनानमाइसिन है। एनसीईआरटी में ये सारा डिस्कस है, आप एनसीईआरटी पर देख रहे होंगे, मार्क करते हैं कौन कौन है। एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनानमाइसिन आर कंसिडर्ड एज यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। मतलब कि जो नॉर्मल इकोलाई है उसके पास कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है इन एंटीबायोटिक्स के लिए। ये क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक है, इसके लिए कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है नॉर्मल में। अब हाँ, इसमें किसी तरह का परिवर्तन लाएंगे, इसमें किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, तब कुछ हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी एक वर्ड डिस्कस किया है, क्लोनिंग साइट। व्हाट डज इट मीन? देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको आप सीधा सीधे ऐसे याद रखिए कि व्हाट इज क्लोनिंग साइट? दिस इज द साइट वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मेक्स द कट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस साइट को कट करेगा उसको हम लोग क्लोनिंग साइट बोलेंगे। तो एक बात आप याद रखिएगा कि क्लोनिंग साइट अलग अलग प्रकार का जितना ज्यादा होगा वो उतना बेहतर है। मतलब क्लोनिंग साइट डिफरेंट टाइप का जितना अधिक नंबर का होगा वो उतना ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि उतना सारा काम हम एक साथ कर पाएंगे, उतना सारा फ्रेगमेंट अलग अलग हम बना पाएंगे। और अगर एक ही तरह का हो गया सब, तब तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ प्रोसेस को टफ कर दिया, बेकार हो गया। मतलब जो काम सिर्फ एक सेगमेंट से हो पाता उसी के लिए 10-20 सेगमेंट बन गया, तो फिर सबके साथ प्रोसेसिंग करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, मतलब कोई काम का नहीं हुआ। ठीक है, ये बात है। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट का क्या खेल है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास इकोलाई प्लाज्मिड है, इसको अच्छे से देखिएगा। इकोलाई है, इकोलाई का प्लाज्मिड है। हम लोग अच्छे से जानते हैं प्लाज्मिड वेक्टर की तरह काम करता है। इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हम डाल दिए, ठीक है। तो अब जो ये इकोलाई है, ये जैसे इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाले हम, अब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट। क्यों? क्योंकि अब ये
इसमें दो तरह का हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाले, एक तो टेट्रासाइक्लिन और दूसरा एम्फिसिलिन। मतलब अब ये जो हुआ, ये टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन इसके लिए क्या हो गया, रेसिस्टेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट इकोलाई बना, इस रिकॉम्बिनेंट इकोलाई को 3 अलग अलग साइट में हम ट्रांसफर करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 1 में, 2 में, 3 में। हम जब 3 रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन किए तो हम देखें कि 1 में तो ये ट्रांसफर इसका जीन हो गया, लेकिन यहां और यहां ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जब ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन 1 में ट्रांसफर हो गया, तो ये जो 1 कहलाएगा, अब ये 1 क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहलाएगा, 1 वुड बी नोन एज ट्रांसफॉर्मेंट। और 2 और 3 क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। 2 और 3 क्या कहलाएगा भाई, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये बात क्लियर हो चुका होगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ उसमें खास बात क्या हुआ कि ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक का इस पर कोई प्रभाव अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले हम इसको रेसिस्टेंट बना चुके हैं। और 2 और 3 नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, इसका मतलब कि जो टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन था, यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब हम इसको अलग कैसे करें, तो अलग करने का टेक्निक है। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे प्रोसेस में हम एम्पिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन ये 2 एंटीबायोटिक को डाल देते हैं। जैसे ही एंटीबायोटिक हम डालेंगे, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो ग्रो कर जाएगा, वो बच जाएगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इसको हम लोग रेसिस्टेंट बना चुके हैं। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो नहीं बचेगा, वो क्या होगा, वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रोसेस से किसको अलग कर लिए, ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर लिए। पहला फंडा क्लियर है। दूसरी बात इसमें जो है उसको समझिए। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट बना लिए, तो अब क्या है, अब जो हम लोग के पास मान लीजिए कोई इस तरह का स्ट्रक्चर आया, जैसे ये जो कि ये टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन दोनों से रेसिस्टेंट है। अब हमको किसको अलग करना है, तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करना है। तो हम देखते हैं, हम एक फॉरेन डीएनए को पुट करते हैं इसके अंदर। ये फॉरेन डीएनए का काम क्या है कि ये टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन ये वाला और ये एम्पिसिलिन है, तो ये जो रेसिस्टेंट जीन है, इसको ये जो फॉरेन डीएनए हम डाले, वो डीएनए को जाकर के अंदर केमिकल रिएक्शन कराएगा और इसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, इसको खत्म कर देगा। ठीक है, अब जैसे इसको ये खत्म करेगा, जैसे मान लीजिए सपोज इसमें डाले तो इसमें खत्म कर दे, किसी और में डाले तो उसमें खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि जा ही नहीं पाया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एम्पिसिलिन मीडियम में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, एम्पिसिलिन मीडियम में। जैसे एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे, दोनों ग्रो करेगा, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन जैसे टेट्रासाइक्लिन में डाई करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डाई कर जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा। अगले वीडियो में